This is R.K. Shukla, Senior Geology Faculty, ex-faculty of Akash Institute, and nowadays working with Top Institute of Kota. तो आज हम लोग ब्लड के बारे में बात करने वाले हैं। सर्कुलेशन के बारे में पहले हम लोग बात कर चुके हैं। पूरा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में जो एक ही टॉपिक बाकी रह जाता है, तो आज हम ब्लड के बारे में बात करने वाले हैं। ब्लड में देखो, सबसे पहले एक डायग्राम आपके स्क्रीन पर है। दिस इज फॉर स्ट्रक्चर फॉर आरबीसी। आप आरबीसी की बात करते हो तो याद रखना, आरबीसी में थिकेस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, थिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसके ऊपर एंटीजन पाए जाते हैं। इस बात को याद रखना। ब्लड ग्रुप एंटीजन कहां पाए जाते हैं? आरबीसी के ऊपर। और ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी कहां पाया जाता है? ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। अगर आरबीसी के अंदर हम झांकने का प्रयास करेंगे तो ये जो बना हुआ है ग्रीन कलर से, ये एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, जो फास्टेस्ट एंजाइम है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़कर कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। आरबीसी के अंदर झांक के देखेंगे तो स्ट्रोमैटिन फाइबर से बना हुआ नेटवर्क होता है और अंदर बहुत सारा हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाता है। अब आरबीसी के बारे में एक खास बात आपको याद रखना है। अगर मैं ह्यूमन आरबीसी के बारे में बात करता हूं तो इसमें ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियोलस, ये तमाम सारे ऑर्गन नहीं पाए जाते। सो एडल्ट मैच्योर आरबीसी इज जस्ट लाइक अ प्रोकैरियोटिक सेल, ये बात याद रखना, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि सर्कुलेशन इन किंगडम एनिमेलिया के बारे में। इसमें जब हम बात करते हैं तो याद रखना, सबसे पहले वाटर बेस्ड सर्कुलेशन पाया जाता है, किसमें? पॉरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में और टीनोफेरा में। अगर आप ब्लड बेस्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हो तो ये फाइलम एनिलिडा से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक पाया जाता है। और अगर आप लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हो देन इट इज फाउंड ओनली इन कॉर्डेटा। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। दिस इज आर.के. शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल। उसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। तो याद रखना, ब्लड का 55% प्लाज्मा से बना होता है। प्लाज्मा वास्तव में ब्लड का वाटरी फ्रैक्शन है, जबकि 45% आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से मिलकर बना होता है, जिनको मिलकर हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना। अगर मैं बात करूं अबाउट कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, तो इसमें याद रखना, ब्लड प्लाज्मा का 90 to 92% सॉलिड से बना होता है, जबकि 8 to 10% किससे बना? 90 to 90% वाटर से बना होता है। सॉरी, याद रखना, ब्लड प्लाज्मा का 90 to 92% ब्लड प्लाज्मा का वाटर से बना होता है, जबकि 8 to 10% किससे बना होता है? सॉलिड से बना होता है। अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो इसमें 1 to 2% पाया जाता है न्यूट्रिएंट एंड इलेक्ट्रोलाइट, एंड 6 to 8% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और इस 6 to 8 प्रोटीन में जो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, दिस इज एल्ब्यूमिन, इट इज 3.5 to 5%, ठीक है। अगर मैं ग्लोबुलिन की बात करूं तो ये 2 to 4% पाया जाता है। अगर मैं फाइब्रिनोसिन की बात करूं तो ये 0.2 to 0.4% पाया जाता है। और अगर मैं प्रोथ्रोम्बिन की बात करूं तो यार ये थोड़ी सी मात्रा में प्रोथ्रोम्बिन भी पाया जाता है। उसके अलावा डिफरेंट क्लॉटिंग प्रोटीन है और दूसरे टाइप के प्रोटीन है। अगर मैं इसका प्लाज्मा प्रोटीन और दूसरे कंटेंट का बात करूं तो देखो, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कितना है? जो 3.5 से 5% तक होता है। और अगर आप बात करते हो पर लीटर में बात करोगे तो ये 35 to 50 ग्राम होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? विस्कोसिटी या ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है। अगर आप ग्लोबुलिन की बात करते हो तो ये पर लीटर ब्लड में 20 to 40 ग्राम होता है और ये एंटीबॉडी बनाता है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है। अगर आप फाइब्रिनोसिन की बात करते हो तो ये 1 लीटर में 2 to 4 ग्राम होता है। क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग करता है। अगर आप प्रोथ्रोम्बिन के बारे में बात करते हो तो ये बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में होता है। किसमें पार्टिसिपेट करता है? ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करता है। उसके अलावा हार्मोन्स हैं, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड, ये तमाम सारे कंटेंट किसमें पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर मैं कुछ एक डेफिनेशन के बारे में बात करूं। अगर हम ब्लड का डेफिनेशन का बात करते हैं तो याद रखना, प्लाज्मा प्लस
फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब क्या होता है? आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट। याद रखना, इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट। इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, तो याद रखना, प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट इज कॉल्ड एज ब्लड। अगर मैं ब्लड के डेफिनेशन की बात करता हूं तो अगर मैं प्लाज्मा के डेफिनेशन की बात करता हूं तो याद रखना, ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। अगर मैं लिम्फ का डेफिनेशन का बात करता हूं, दो डेफिनेशन है लिम्फ का। अगर मैं ट्रेडिशनल डेफिनेशन की बात करता हूं तो ब्लड माइनस आरबीसी। ठीक है, और अगर मैं रिसेंट डेफिनेशन की बात करता हूं तो याद रखना, ब्लड माइनस आरबीसी प्लस ब्लड प्लेटलेट, ये लिम्फ का न्यू डेफिनेशन है। अगर मैं सीरम के बारे में बात करता हूं तो याद रखना, सीरम को 4 तरह से डिफाइन किया गया है और सभी पर क्वेश्चन आ चुके हैं। जो मेन डेफिनेशन है प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, उसके बाद दूसरा हो जाएगा प्लाज्मा माइनस एल्ब्यूमिन, तीसरा हो जाएगा प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, और चौथा डेफिनेशन हो जाएगा प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। इन चारों पर क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आप एंटी सीरम की बात करते हो तो सीरम प्लस एंटीबॉडी इज कॉल्ड एज एंटी सीरम, और अगर आप फॉर्म्ड एलिमेंट का बात करते हो तो याद रखना, आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस ब्लड प्लेटलेट, ये मिल मिलाकर क्या कहलाता है? फॉर्म्ड एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, देखो उसके बाद हमने यहां कंपैरिजन किया है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो है ब्लड प्लेटलेट का। अगर आप आरबीसी के नेम की बात करते हो तो आरबीसी का नेम क्या हुआ? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट का नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, अगर हम नेचर की बात करें तो आरबीसी बेसिकली इज अ कॉर्पसेल्स। कॉर्पसेल्स होने का मतलब क्या है? मैच्योरेशन के पहले आरबीसी कैसा सेल है? यूकैरियोटिक सेल है। मैच्योरेशन के बाद कैसा हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक लाइक। सो इफ एनी सेल हैव ड्यूअल नेचर ऑफ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल, देन सच काइंड ऑफ सेल इज कॉल्ड एज कॉर्पसेल्स। अगर आप डब्ल्यूबीसी की बात करते हो तो ये यूकैरियोटिक सेल है, और अगर आप ब्लड प्लेटलेट की बात करते हो तो ये कैसा है? सेल है डिजेनरेटिव सेल है, जो कि मेगा कैरियोसाइट्स के उसके जो है किससे बना है? फ्रैक्सिनेशन से बना है, उसके डिजेनरेशन से बना है। आरबीसी का देखो एक टर्म है पॉइसिस। पॉइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। अगर पॉइसिस को आप इरिथ्रो के साथ जोड़ते हो तो ये क्या हो जाता है? इरिथ्रोपॉइसिस। अगर उसे आप ल्यूको मतलब डब्ल्यूबीसी के साथ जोड़ते हो तो क्या हो जाता है? ल्यूकोपॉइसिस। और अगर उसे आप थ्रोम्बो के साथ जोड़ते हो तो ये क्या हो जाता है? थ्रोम्बोपॉइसिस। ठीक है, डिजेनरेशन मतलब ब्रेक डाउन, मतलब उसका समापन, ये क्या कहलाता है? लाइसिस। लाइसिस को हमने जोड़ा इरिथ्रो के साथ तो क्या हुआ? इरिथ्रोलाइसिस मींस आरबीसी का डिजेनरेशन। ल्यूकोलाइसिस मतलब क्या हो जाएगा? डब्ल्यूबीसी का डिजेनरेशन। और जो है थ्रोम्बोलाइसिस मतलब क्या हो जाएगा? प्लेटलेट का डिजेनरेशन। इसी तरह से एक टर्म है साइटोसिस। साइटोसिस का मतलब क्या होता है? एक्सेस। अगर आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तो वो क्या कहलाता है? इरिथ्रोसाइटोसिस और पॉलीसाइथीमिया। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाए तो क्या कहलाएगा? ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर प्लेटलेट का संख्या बढ़ जाए तो ये क्या कहलाएगा? थ्रोम्बोसाइटोसिस। इसी तरह से नंबर का कम होना क्या कहलाता है? पीनिया। अगर आरबीसी का नंबर कम हो जाए तो क्या कहलाएगा? इरिथ्रोपीनिया या ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। ठीक है, अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर कम हो जाए तो क्या कहलाएगा? ल्यूकोपीनिया। और प्लेटलेट का नंबर कम हो जाए तो क्या कहलाएगा? थ्रोम्बोपीनिया। ये डेफिनेशन है जो आपको याद रखना है। फिर थोड़ा सा कंपैरिजन हम करें। आरबीसी का टोटल नंबर कितना होता है? 5.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। और डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? 6000 to 8000 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर। और अगर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की रेशियो के बारे में एक क्वेश्चन आता है तो याद रखना, 600 आरबीसी के ऊपर 1 डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। ये रेशियो है इनका 600:1। और अगर मैं प्लेटलेट के नंबर की बात करूं तो ये कितना है? 1.5 to 3.5 लाख क्यूबिक मिलीमीटर। मतलब सबसे कम संख्या किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का होता है। आरबीसी का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है? फैगोसाइटोसिस। और प्लेटलेट किस में पार्टिसिपेट करता है? ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करता है। इस बात को याद रखना। आरबीसी का साइज कितना है? 5.5 माइक्रोन। और डब्ल्यूबीसी का 6 to 20 माइक्रोन। एंड प्लेटलेट का हो जाता है 2-3 माइक्रोन। मतलब प्लेटलेट सबसे छोटा सेल है और डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा सेल है। अगर हम लाइफ स्पेन की बात करें, आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना हुआ? 120 डेज। डब्ल्यूबीसी का 10 to 13 डेज। और प्लेटलेट का 1 वीक।
और स्पेसिफिक फीचर की बात करें तो आरबीसी फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ रेड बोन मैरो सेल ऑफ स्पॉन्जी सेल, स्पॉन्जी बोन मैरो जो होता है लॉन्ग बोन के कॉर्नर पर होता है उसकी सेल से। और प्लेटलेट कैसे बनता है, फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ रेड बोन मैरो सेल ऑफ स्पॉन्जी सेल एक्सेप्ट लिम्फोसाइट। 5 तरह का डब्ल्यूबीसी होता है, अभी हम बात करेंगे, जिसमें लिम्फोसाइट का ज्यादातर हिस्सा रेड बोन मैरो से नहीं बनता, वो कहां से बनता है, लिम्फोइड टिश्यू से बनता है। और अगर मैं प्लेटलेट की बात करूं तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट इन रेड बोन मैरो ऑन स्पॉन्जी बोन। मेगा कैरियोसाइट एक खास तरह की सेल है, कहां पाई जाती है, स्पॉन्जी बोन के रेड बोन मैरो में पाई जाती है। उसके फ्रेगमेंटेशन से, उसके टूटने से किसका फॉर्मेशन होता है, प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग शेप ऑफ आरबीसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप एम्फीबिया में बात करते हो तो एम्फीबिया के आरबीसी का शेप कैसा है, सर्कुलर, ठीक है। अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करते हो तो याद रखना इसका आरबीसी भी सर्कुलर है, बट ये दोनों साइड में यहां डिप्रेशन होता है, दोनों साइड में कॉनकेविटी होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। और ये ऐसा आरबीसी क्या कहलाता है, सर्कुलर। सर्कुलर तो ये है ही, उसके अलावा बाई कॉनकेव आरबीसी इन ह्यूमन, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। तो ये आरबीसी कैसा हो जाएगा, सर्कुलर बाई कॉनकेव आरबीसी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आरबीसी, ये आरबीसी का स्ट्रक्चर है, हम लोग देख कर आए हैं, इसके बारे में सारा कंटेंट अभी हम डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो याद रखना यहां पर हीमोग्लोबिन का 1/4 स्ट्रक्चर यहां पर हमने दिखा रखा है। अगर इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा हीमोग्लोबिन बन जाएगा। इसमें जो अपर पार्ट, जो ऊपर दिखाया हुआ है, याद रखना ये जो ऊपर जो दिखाया हुआ है, दिस इज हीम। ये अपर पार्ट में जो दिखाया हुआ है ये हीम है, इस बात को याद रखना। हीम के सेंटर पर क्या होता है, Fe++, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। जब हम हीम का बात करेंगे तो हीम के सेंटर पर क्या होता है, Fe++, एंड दिस इज फेरस एंड नॉट द फेरिक, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। ये फेरस है और ये फेरिक नहीं होता है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। उसके चारों तरफ 4 पायरोल रिंग हैं, Fe से जुड़ा हुआ 4 पायरोल रिंग है, ये हीम का 1/4 स्ट्रक्चर हो जाता है। अगर ऐसे 4 स्ट्रक्चर आप बना दोगे तो कंप्लीट हीम हो जाएगा। फिर Fe++ के साथ क्या जुड़ता है, ग्लोबिन जुड़ता है, और जिस बॉन्ड से अटैच होता है दिस इज कॉल्ड एज इमेडिजोल बॉन्ड, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका हुआ, बेसिक, ये जो है हीमोग्लोबिन का बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर मैं ग्लोबिन के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो ग्लोबिन वास्तव में क्या है, वो एक प्रोटीन है जो किससे बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है। और इसमें कितना पॉलीपेप्टाइड चेन है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर देयर। प्रोटीन का यूनिट क्या कहलाता है, पॉलीपेप्टाइड कहलाता है। देखो इसमें जो पहला पॉलीपेप्टाइड है वो पहला और दूसरा अल्फा पॉलीपेप्टाइड है जो 141 अमीनो एसिड से बना हुआ है। दूसरा भी अल्फा पॉलीपेप्टाइड है जो 141 अमीनो एसिड से बना हुआ है। उसके बाद बीटा पॉलीपेप्टाइड कितना अमीनो एसिड से बना हुआ है, 146 अमीनो एसिड से बना हुआ है। और 4th चेन भी बीटा पॉलीपेप्टाइड है जो कि 146 अमीनो एसिड से बना हुआ है, इस बात को याद रखना। तो अमीनो एसिड का टोटल नंबर क्या हो जाता है, 574 अमीनो एसिड कुल मिलाकर के। अगर आप ग्लोबिन प्रोटीन की बात करते हो तो उसमें टोटल अमीनो एसिड कितना है, 574 अमीनो एसिड कुल मिलाकर इसके अंदर होता है, ठीक है। फिर हमने बात किया इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन, मतलब वो ऑर्गन जो आरबीसी को बनाने का काम करते हैं। अगर आप इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन की बात करते हो तो इसे हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, पहले बिफोर बर्थ और उसके बाद आफ्टर बर्थ। अगर आप बिफोर बर्थ में बात करते हो तो याद रखना 0 से 2 महीने तक एम्ब्रियो में आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होता। Could you follow my point? 2 to 7 मंथ, मतलब 2nd मंथ का कंप्लीट होने पर 3rd मंथ के इनिशिएशन से आरबीसी का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और सबसे पहले कौन बनाता है, यॉक्सैक, एलेंटॉयस, स्प्लीन और लीवर। ये ऑर्गन सबसे पहले आरबीसी बनाते हैं। इसमें से याद रखना यॉक्सैक और एलेंटॉयस क्या है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो में पाई जाती है, बाद में ये अलग हो जाती है,
ठीक है। उसके अलावा क्या है, स्प्लीन कहाँ पाया जाता है, स्टमक के साथ पाया जाता है, स्टमक और पैंक्रियाज के साइड में, लीवर आप जानते हो। तो सबसे पहले जो आरबीसी बनती है वो कैसी बनती है, एंडोडर्मल आरबीसी बनती है। जबकि एडल्ट की बॉडी का आरबीसी कैसा है, हमारी बॉडी का आरबीसी मेसोडर्मल। फिर 7 to 9 मंथ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट का अंतिम समय है। इस समय जितनी भी बोन है, सभी बोन में रेड बोन मैरो होता है और बोन के प्रत्येक पार्ट में रेड बोन मैरो होता है और वो आरबीसी बनाता है। ठीक है। फिर हम आफ्टर बर्थ बात करें तो 0 to 5 ईयर मतलब जन्म से लेकर 5 साल तक जितनी भी बोन है, सभी के सभी पार्ट में रेड बोन मैरो होता है और वो आरबीसी बनाता है। अगर आप 5 ईयर के बाद बात करोगे तो रेड बोन मैरो लॉन्ग बोन के कॉर्नर पर रह जाता है और कुछ और जगह पाया जाता है, जैसे फेशियल बोन में होता है, बैक बोन में होता है, तो केवल वहां पर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, बाकी जगह आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होता है। इस बात को अच्छी तरह दिमाग में सेट करके रखना है। ठीक है। अब हम बात करें स्टेप्स ऑफ इरिथ्रोपोएसिस, मतलब आरबीसी बनाने में कितना स्टेप है, तो एक फॉर्मूला यहां पर याद रखेंगे, MNR। यहां पर M कितना है 2, N कितना है सिंगल और R कितना है 2। ठीक है। तो याद रखना M2 जो यहां पर है ये यूकैरियोटिक फॉर्म है, N जो है ये ट्रांजिशन फॉर्म है। ट्रांजिशनल फॉर्म का मतलब ये है कि यूकैरियोटिक फॉर्म प्रोकैरियोटिक फॉर्म में मॉडिफाई हो रहा है, उसके मॉडिफिकेशन का जो फॉर्म है दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशनल फॉर्म। और तीसरा प्रोकैरियोटिक फॉर्म है और ये जो प्रोकैरियोटिक फॉर्म है ये R2। तो याद रखना यूकैरियोटिक फॉर्म में सबसे पहला कौन सा हुआ, माइलोब्लास्ट, जो वास्तव में किसका सेल है, रेड बोन मैरो का सेल, और उसके बाद मेगालोब्लास्ट जिसे हम कहते हैं इमेच्योर आरबीसी। फिर उसके बाद ट्रांजिशनल फॉर्म क्या है, नॉर्मोब्लास्ट, और प्रोकैरियोटिक फॉर्म नॉर्मोब्लास्ट के मॉडिफिकेशन से जो प्रोकैरियोटिक फॉर्म बनेगी दिस इज रेटिकुलोब्लास्ट, और उसके बाद फिर आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें स्टेप्स ऑफ इरिथ्रोलाइसिस। इरिथ्रोलाइसिस का मतलब क्या है, अच्छी तरह से याद रखना, इरिथ्रोलाइसिस का मतलब यह है आरबीसी का डिजेनरेशन। आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना हुआ, आरबीसी का लाइफ स्पेन हुआ 120 डेज, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। और जब इसका लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाएगा, जब इसका लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाएगा तो आरबीसी की डेथ हो जाएगी। डेथ के बाद आरबीसी कहां जाएगा, सबसे पहले स्प्लीन में जाएगा, और याद रखना स्प्लीन में पूरे आरबीसी का डाइजेशन हो जाएगा और बाकी क्या रह जाएगा, केवल हीम बाकी रह जाएगा। हीम आयरन और पायरोल से बनता है, अभी हम देख कर आए, तो इसका डाइजेशन नहीं हो सकता। तो हीम सबसे पहले कहां जाएगा, सबसे पहले लीवर में जाएगा, लीवर के बाद किडनी में जाएगा, और किडनी के बाद कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। जब ये लीवर में जाएगा तो बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन में बदल जाएगा। फिर जब ये किडनी में जाएगा तो ये यूरिन पिगमेंट यूरोक्रोम और यूरोबिलिन बनाते हैं जो यूरिन को कलर देते हैं और यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो स्टूल पिगमेंट स्टेरकोबिलिन बनाता है जो कि फीकल मटेरियल को लाइट ब्राउन कलर देता है और उसके साथ बाहर निकल जाता है। अब यहां पे एक बात याद रखना, आपका फूड मटेरियल किसी भी कलर का हो, मान लो कि आप केवल आप सुबह से शाम तक केवल मिल्क का इंटेक करते हो, आप दूध पीते हो, तो भी आपका जो फीकल मटेरियल होगा वो लाइट ब्राउन होगा, क्योंकि फीकल मटेरियल के कलर का जो रीजन है वो स्टेरकोबिलिन है, वो आपका फूड मटेरियल नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ WBC। अभी हम WBC के बारे में बात कर रहे हैं। WBC में याद रखना दो तरह का WBC। देखो ये पहला डायग्राम आपके सामने है, इसके साइटोप्लाज्म में कहीं कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है, जबकि ये जो दूसरा WBC आपके सामने है इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स है। दूसरी बात, जो पहला WBC आपके सामने, इसका जो न्यूक्लियस है एक ही लोब से बना हुआ है, जबकि दूसरा जो आपके सामने है इसका जो न्यूक्लियस है ये देखो कई सारे लोब से मिलकर बना हुआ है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। तो इसमें जो पहला WBC है ये क्या कहलाता है, इसका जो साइटोप्लाज्म कैसा है, ए ग्रेन्युलर है, दूसरे का ग्रेन्युलर है, और पहले का जो न्यूक्लियस है वो यूनिलोब्यूलर न्यूक्लियस है, दूसरे का पॉलीलोब्यूलर न्यूक्लियस। तो पहला कैटेगरी वाला क्या कहलाता है, ए ग्रेन्युलोसाइड एंड मोनोमॉर्फोन्यूक्लियर WBC। दूसरा क्या कहलाता है, ग्रेन्युलोसाइड एंड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर WBC।
पहली कैटेगरी में कौन कौन आता है? पहली कैटेगरी में आता है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, और दूसरी कैटेगरी में क्या आता है? बेसोफिल, एसिडोफिल और न्यूट्रोफिल। हमारा फॉर्मूला याद रखेंगे, मुन्ना लाल बैन, ये फॉर्मूला हमें यहां याद रखना है। मुन्ना लाल बैन, मुन्ना लाल को बैन कर दिया, ये फॉर्मूला हमें यहां पर अच्छी तरह से याद रखना है। एम फॉर मोनोसाइट, जैसा कि हमें मालूम है हमारे फॉर्मूले में केवल कैपिटल लेटर का मतलब होता है। एल फॉर लिम्फोसाइट, बी फॉर बेसोफिल, ए फॉर एसिडोफिल एंड एन फॉर न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो ये हो जाता है टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब थोड़ा सा हम बात कर लें एक ग्रेन्युलोसाइट मोनोमॉर्फो न्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी के बारे में बात कर लें, जिसमें हमारा दो आता है, एक तो मोनोसाइट मतलब मुन्ना, और एक एल लिम्फोसाइट। अगर मैं मोनोसाइट की बात करूं तो याद रखना इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? किडनी शेप होता है। अगर मैं लिम्फोसाइट की बात करूं तो इसमें सेंट्रल लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, अगर मैं बैन की बात करूं मतलब ग्रेन्युलोसाइट एंड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी की बात करूं तो याद रखना बेसोफिल का जो न्यूक्लियस है वो 3 लोब से बना हुआ है और ये एस शेप होता है। अगर मैं एसिडोफिल की बात करूं, देखो एसिडोफिल का नाम क्या है? ईओसिनोफिल है और इरिथ्रोफिल है, और इसका न्यूक्लियस 2 लोब से बना हुआ। कितना लोब से बना हुआ है? 2 लोब से बना हुआ है। अगर मैं न्यूट्रोफिल या हेटेरोफिल की बात करूं तो इसका न्यूक्लियस 3 to 7 लोब से बना हुआ है, और वो वास्तव में ट्रू पॉलीलोब्यूलर न्यूक्लियस है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अगर मैं बेसोफिल, जिसका दूसरा नाम है साइनोफिल, इसके फंक्शन की बात करूं तो ये हेपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन का सीक्रेशन करता है। एसिडोफिल एलर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और न्यूट्रोफिल याद रखना ये फैगोसाइटिक सेल है, और इसको हम नाम देते हैं माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड, क्योंकि इसका साइज छोटा है और ये फैगोसाइटिक सेल है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही? फिर ये जितना हमने पढ़ा इसको हम एक एट ए ग्लांस देख लें। देखो सेंटर लाइन हमारा है मुन्ना लाल बैन, ये हमारा सेंटर लाइन है। ठीक है, एम फॉर मोनोसाइट, एम फॉर मोनोसाइट, एल फॉर लिम्फोसाइट, और ये दोनों कैसा है? एक ग्रेन्युलर एंड मोनोमॉर्फो न्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी। ठीक है, और दूसरा जो हमने पढ़ा बैन, वी फॉर बेसोफिल, ए फॉर एसिडोफिल, जो अभी तक हम पढ़ के आए उसको हम समराइज कर रहे हैं, और एन फॉर न्यूट्रोफिल, और ये कैसा है? ये ग्रेन्युलोसाइट या पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी है, इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है। ठीक है, अब जरा हम बात करें जो 5 तरह का डब्ल्यूबीसी है उसमें सबसे ज्यादा किसका ज्यादा नंबर है, सबसे कम नंबर किसका है? तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे, बेईमानली, मान के चलो कि हेमा मालिनी की बड़ी बहन का नाम बेईमानली है, तो हमारा सेंट्रल लाइन यहां पर बेईमानली है। बी फॉर बेसोफिल, ए फॉर ईओसिनोफिल और एसिडोफिल, एम फॉर मोनोसाइट, एल फॉर लिम्फोसाइट, एन ई फॉर न्यूट्रोफिल। ये इंक्रीजिंग मैनर में, देखो सबसे कम बेसोफिल होता है जो 0.5 to 1% होता है, उसके बाद ईओसिनोफिल होता है जो कि 2-3% होता है, उसके बाद मोनोसाइट होता है जो 6 to 8% होता है, उससे ज्यादा लिम्फोसाइट होता है जो 20 to 25% होता है, और सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल होता है जो 60 to 65% होता है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, बेईमानली, इसके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर हमने बात किया फैगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी, इसका फॉर्मूला याद रखना मन। 5 तरह की डब्ल्यूबीसी में ऐसे में दो फैगोसाइट है, सबसे पहले मोनोसाइट और उसके बाद न्यूट्रोफिल। मोनोसाइट का साइज बड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं मैक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड, और न्यूट्रोफिल का साइज छोटा सा होता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, फिर यहां पे थोड़ा सा डिटेल हमने इसका लिखा है, जिन चीजों को हम पढ़कर आए वो सारी चीजें इसमें हैं और इनको अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। केवल थोड़ा सा ये लिम्फोसाइट का फंक्शन याद रखेंगे, ये प्लाज्मा सेल बनाता है और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाता है। अभी जो हम पढ़कर आए वही सब बातें यहां पर
इन चार्ट में लिखी हुई है। और ये भी सब वही बातें जो अभी तक हम पढ़कर आए, वही सारी बातें एग्जैक्टली वही समराइज करने के लिए आप इनको नोट कर लोगे तो आसानी से चीजें आपको याद करना। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लड प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट के बारे में, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट के बारे में, और इसका स्ट्रक्चर खास तौर से हमें याद रखना है। इसका इस्तेमाल किस में होता है हम पढ़ के आए, ब्लड क्लॉटिंग में ये पार्टिसिपेट करता है। इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टिकी कैरेक्टर होता है, याद रखना। अगर कई स्टिकी कैरेक्टर इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, अगर कई सारा प्लेटलेट आपस में कांटेक्ट में आएगा तो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में चिपक जाएगा, क्योंकि इसमें स्टिकिंग कैरेक्टर होता है, ठीक है। इसके स्टिकिंग कैरेक्टर को रोकने के लिए उसके चारों तरफ ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर होता है। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर होता है जो इसके स्टिकी कैरेक्टर को रोकता है। जब कभी आपको चोट लगती है, ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर गायब हो जाता है। और जब ये लेयर गायब हो जाता है, अच्छी तरह से याद रखना, जब ये ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर गायब हो जाता है तो क्या होता है, कई सारे प्लेटलेट आपस में जुड़ जाते हैं। उनके जुड़ने से एक स्ट्रक्चर बनता है जो कहलाता है प्लेटलेट प्लग। और प्लेटलेट प्लग वो स्ट्रक्चर है जो सबसे पहले ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, सबसे पहले ब्लीडिंग को रोकने का काम कौन करता है? प्लेटलेट प्लग, ठीक है। अगर इसके साइटोप्लाज्म की मैं बात करूं तो इसका जो आउटर जोन है वो क्या, उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। वो कैसा होता है? एक ग्रेन्युलर जोन, और जो सेंट्रल जोन है उसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ग्रेन्युलर जोन। तो इतना हमें ब्लड के बारे में पढ़ना था, तो वो हमने पढ़ लिया है। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जो है सब्सक्राइब करें, ताकि हम और बेहतर वीडियो, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बना सकें। और ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर दूंगा जो आपको समझने में बहुत आसान होंगे। ओके, और अगला वीडियो जो मैं देने वाला हूं कल जो आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे ब्लड सेकंड में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग एज वेल एज ब्लड ग्रुप। ओके, ऑल द बेस्ट। तो अच्छे से तैयार करना है, सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करना है, और निश्चित रूप से हम बेहतर ढंग से तैयार करेंगे।